Monica Sachdeva and I welcome you all to my channel Target Judiciary। हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे नेचुरल लॉ स्कूल को, जिसका आधा पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो मिस कर दी है तो ये रहा उसका लिंक। तो अब इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर 6 है, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नेचुरल लॉ स्कूल के आगे के 2 पार्ट्स। तो हमने जो स्कीम डिवाइड की थी, जिसमें हमने एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ को देखा था, उसके बाद मिडिवल थ्योरी को देखा था। आज हम इस सीरीज में बात करेंगे इरा ऑफ रेनेसेंस के पर्सपेक्टिव में। इरा ऑफ रेनेसेंस को देखेंगे। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल यानी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल आने से पहले का जो पीरियड है, जब मिडिवल टाइम का अंत हो रहा है और मॉडर्न टाइम आने वाला है, उसके बीच का जो समय है, उस समय के में ये थ्योरी डेवलप होती है और इसको एडवोकेट करते हैं ह्यूगो ग्रोशियस, लॉक, रूसो एंड इमैनुअल कैंट। और भी ज्यूरिस्ट है, पर ये मेन प्रोपाउंडर्स हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। ये इस समय में जो ये ज्यूरिस्ट मैंने आपको बताए, ये बहुत ज़्यादा सेकुलराइज्ड हो जाते हैं, नॉन रिलीजियस हो जाते हैं। सेकुलराइज्ड का मतलब है कि ऐसे लोग, ऐसे थिंकिंग रखना जहाँ पर सब धर्मों को एक समान माना जाता है, यानी कि आपके लिए उस समय सब धर्म एक इक्वल हो जाते हैं, हर धर्म के लोग इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो ज्यूरिस्ट है वो ज़्यादा सेकुलराइज्ड है, ज़्यादा नॉन रिलीजियस है, इसीलिए वो बात करते हैं नेचुरल राइट्स की और ह्यूमन रीजन की। यानी कि इनके लिए इम्पोर्टेंट डिवाइन लॉ नहीं है, बल्कि इनके लिए इम्पोर्टेंट है प्राकृतिक अधिकार। ये थोड़े से प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। देखिए, आज के समय में अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। वो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दरअसल हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज कर रहा है और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स बन गए हैं, मूलभूत अधिकार जिसे हम कहते हैं। तो इस यहाँ पर ये नेचुरल राइट्स की बात करते हैं ये वाले ज्यूरिस्ट। तो हमें ये समझना होगा कि जो इरा ऑफ रेनेसेंस है वो मेनली फोकस कर रहा है ह्यूमन रीजन एंड नेचुरल राइट्स पर। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको इतना ही जानना है इस थ्योरी में। पर इसके बाद वाली जो थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल, उसमें हम देखेंगे कि इस थ्योरी के जो ज्यूरिस्ट हैं, यानी कि स्टेडलर, ओलर, रोल्स एंड फुलर, ये ज्यूरिस्ट फिर से एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ को रिवाइव करते हैं। यानी कि जो ओपिनियन एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ के ज्यूरिस्ट होल्ड करते थे, उसी ओपिनियन को ये फिर से मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ में रखते हैं। इनका मानना है कि लॉ ऑफ नेचर एक जस्ट लॉ है। लॉ ऑफ नेचर यानी कि प्राकृतिक विधि एक बिल्कुल न्यायपूर्ण विधि है, जिसका जो स्टडी है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस में की जानी चाहिए। तो यहाँ और ये भी मानते हैं ये कि जस्ट लॉ सोसाइटी के सभी पर्पस को हार्मोनाइज करता है या फिर सॉल्व करता है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ भी उन सब एंगल्स को तो कवर करता ही है, यानी कि लॉ ऑफ रीजन, डिवाइन लॉ, डेस्टिनी, ह्यूमन विल, इन सब के साथ ही साथ ये जस्ट लॉ ऑफ नेचर जस्ट लॉ है, ये भी बताता है। तो आपको, आई होप यू आर क्लियर विद एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, medieval theory of natural law, then modern era of renaissance and then modern theory of natural law। अब हमने ये तो समझ लिया कि नेचुरल लॉ के 4 पार्ट्स कौन से हैं और नेचुरल लॉ स्कूल अपने आप में क्या क्या एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करता है। और अब हम देख लेते हैं कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो क्रिटिसिज्म जानने के लिए हमें इस पूरी थ्योरी को इवेल्युएट करना होगा। तब हमें ये समझ में आएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, आइडियल प्रिंसिपल क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो आइए देखते हैं नेचुरल लॉ स्कूल के क्रिटिसिज्म।
में जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म के साथ साथ हमें आइडियल्स भी देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके आइडियल्स क्या है। नेचुरल लॉ स्कूल की जो थ्योरी हमने पूरी पढ़ी है उसमें हमने देखा कि ये अपने आप में मॉरल लॉ, डिवाइन लॉ या डिक्टेट्स ऑफ होली स्क्रिप्चर्स को इंक्लूड करता है, इनकी इफेक्टिवनेस को रिकॉग्नाइज करता है। यानी कि इसका साफ साफ सीधे अक्षर में मतलब ये निकलता है कि नेचुरल लॉ थ्योरी के लिए नैतिक कानून, स्क्रिप्चर्स में लिखा यानी कि ग्रंथों में लिखा गया कानून, इनका प्रभाव जो ह्यूमन पर पड़ता है उन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके नेक्स्ट आइडियल। इसका कहता है कि इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राइट रीजन। ये भी हम अच्छे से डिटेल में अभी समझ कर आए हैं कि राइट रीजन क्या है, जैसे कि लॉजिकल रीजन पर अपने एक्शन को बेस करना, ये ही है बेसिस ऑफ राइट रीजन। तो नेचुरल लॉ थ्योरी इसी पर बेस्ड है पूरी थ्योरी। नेक्स्ट है आइडियल लॉ। आइडियल लॉ क्या कहता है? आइडियल लॉ का मतलब यहाँ ये है कि नेचुरल लॉ थ्योरी अपने आप में एक आदर्श कानून है। आदर्श कानून इसीलिए है क्योंकि ऐसा मान के चलना कि जो प्राकृतिक कानून है वही पूरे ब्रह्मांड के लोगों को ब्रह्मांड को चला रहा है, ऐसा ये प्रैक्टिकल नहीं दिखता। ऐसा आइडियल हो सकता है, आदर्श विधि हो सकती है, पर प्रैग्मेटिक नहीं है, मतलब रियल लाइफ में एग्जिस्ट होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। तो ये आइडियल लॉ है, यहाँ पे हम इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ये इसकी एक आइडियल भी हो सकता है, ये प्रिंसिपल, ये फैक्ट जो है या फिर पॉइंट, ये इसका एक फायदा भी है, मतलब मेरिट भी है, पर इसकी डीमेरिट क्रिटिसिज्म भी यहीं से निकलती है कि ऐसा कहना, मतलब होने में और कहने में बहुत अंतर है। आइडियल लॉ है पर प्रैग्मेटिक नहीं है, इट इज नॉट प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट है आपका कि इट इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है कि इनर कॉन्साइंस। इनर कॉन्साइंस ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था अपनी इसी की जो थ्योरी मैंने बताई थी। तो इनर कॉन्साइंस पे अगर कोई चीज बेस्ड है, अगर ह्यूमन बीइंग इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेते हैं कि उनकी इनर कॉन्साइंस ये ऐसा कह रही है तो उनको एक्शन लेना है, तो अगर उनका जजमेंट इस बात पर बेस्ड करता है तो वो भी एक सब्जेक्ट मैटर है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, ऐसा नेचुरल लॉ स्कूल के जो ज्यूरिस्ट हैं वो मानते हैं। पर यहाँ अगर हम इसकी क्रिटिसिज्म को इसको एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि इसमें क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये है कि इनर कॉन्साइंस से पूरा यूनिवर्स अगर चलेगा तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएंगे। इसको हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर मेरा मन या मेरी इनर कॉन्साइंस कुछ कह रही है और मैं उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन ले रही हूँ, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वही काम करने के लिए आपकी इनर कॉन्साइंस भी कह रही होगी। तो जब ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली मेरे एक्शन आपके एक्शन से कन्फ्लिक्ट करेंगे और वहां एक डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा। तो ऐसा ये चीज भी हमें रियल सेंस में प्रैग्मेटिक दिखाई नहीं पड़ती। तो यहाँ से हम देखते हैं कि नेचुरल लॉ स्कूल के आइडियल्स भी देखे हमने, उसको एनालाइज करके उसकी क्रिटिसिज्म भी देखी। इसीलिए जेरेमी बेंथम ने कहा था कि ये लॉ जो है दैट इज नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट्स। तो यानी कि वो इस लॉ को बिल्कुल नॉनसेंस लॉ मानते हैं। वो कहते हैं कि इसका कुछ फायदा नहीं है, इस स्कूल को नॉनसेंस स्कूल की थ्योरी मानते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब ये प्रैग्मेटिक ही नहीं है, प्रैक्टिकल सेंस में हम इसका यूज ही नहीं कर सकते, तो इसका होना या ना होना इक्वल ही है। तो आपने इस पूरी वीडियो लेक्चर में देखा कि नेचुरल लॉ स्कूल क्या है। अब इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। आपको ये बताना है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, कौन से ज्यूरिस्ट ने दी थी। डेफिनेशन है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन एंड नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये डेफिनेशन किस ज्यूरिस्ट ने दी है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. And if you haven't subscribed our channel yet, then do subscribe the channel, and also don't forget to press the bell icon. And also you can join us at Telegram. The link of the Telegram is given in the description box. That's it for today. Thank you so much.